नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी। आज हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री उदय नारायण चौधरी जी। आज इनसे बात करेंगे कि बिहार के विकास में आगे का इनका रोड मैप क्या है, बिहार का विकास में पीछे का इनका योगदान क्या रहा है, इसके बारे में इन्हीं की जुबानी जानेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बिहार में आगे के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप होगा और आगे युवाओं को कैसे मौका देंगे आप आगे बढ़ने के लिए? अनुराग जी, महागठबंधन ने फैसला किया है और राजद ने भी फैसला किया है विशेष तौर से कि बिहार जो विकास की पटरी से बाहर हो गई है उसको विकास की पटरी पर लाना है। ये पहली बार हुआ आज़ादी के बाद कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई भारत सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। तो अब उनकी नौकरियों को ख़त्म की जा रही है। पहले एक ज़माना था एनडीए की हुकूमत के पहले कि लोग प्राइवेट में नौकरी करते थे अनुबंध पर, और अनुबंध से फिर मांग करते थे कि हमको रेगुलर किया जाए। और अब इस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि जो रेगुलर नौकरी कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, उनको अब अनुबंध पर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जो रेलवे में छटनी की गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलाई गई, बीएसएनएल में कराई गई, और भारी संख्या में इंडियन एयरलाइंस में की गई, इन सभी मंत्रालयों में और भी अन्य मंत्रालयों में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में जो रेगुलर काम करने वाले थे उनको एक समय सीमा के भीतर कहा गया कि अब वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले लीजिए। आपसे एक मिनट। दूसरी बात कहा कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनको कंपलसरी रिटायर करा दिया गया। ये माहौल बना और बेरोजगारी बढ़ गई। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने पहले चरण में जो मेरा पहला काम होगा उसमें हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हुआ रोड मैप। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को उचित दाम, उसके उत्पादन का उचित दाम के साथ सरप्लस करके उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात किया। तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित, पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया था, जिस आरक्षण को धीरे धीरे करके एनडीए की हुकूमत ने और विशेष तौर से सुशासन बाबू की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त करने की कोशिश की है, उसको रीस्टोर करने का काम करेंगे। गरीबों को जो उनका हक हकूक है, विशेष तौर से हम कह सकते हैं कि जो सम्मान है, मान सम्मान है संवैधानिक रूप से, उसको भी रीस्टोर करने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम। सर, एक सवाल था। तेजस्वी यादव जो आपके पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट में हम पास करके देंगे। तो वो नौकरी मतलब किस तरह से मिलेगा
मतलब रोड मैप तो भाषण देने के लिए बीजेपी के जब आई थी 2014 में सरकार आ रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हम नौकरियां हर साल देंगे। लेकिन जब पहुंचने की नौकरी मिलने की बारी आई तो अभी नौकरियां लगातार ख़त्म होती जा रही है। इसको पब्लिक अच्छे से समझ रही है। लेकिन जो 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, क्या ये भी आगे चल कर के जुमला बन जाएगा या फिर इस पे खरे उतरने का काम किया जाएगा? जनता को ये आश्वासन मिलेगा कि नहीं 10 लाख नौकरी मिलेगी? ये भाजपा के लोगों ने आश्वासन दिया, जुमला बनाने का काम किया, वादा करके धोखा देने का काम किया, कहा कि काला धन लाएंगे, लाया नहीं। नोटबंदी किया अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन यूपीए या कहिए महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने बहुत ही क्लियर कहा कि जो अनुबंध पर काम करने वाले लोग हैं अभी वर्षों बरस से, जिनकी सेवा नियमित होनी चाहिए, उसको पहले नियमित करने का काम करेंगे। वो तो रोड मैप पूरा तैयार है। इमामगंज विधानसभा में आप लगातार लगभग 20 साल, अगर 1990 से 1995 का जोड़ लिया जाए और साथ में 2000 से 2015 तक जोड़ लिया जाए तो 20 साल तक इमामगंज विधानसभा का नेतृत्व आपने किया सर। और 2015 में जीतन राम मांझी आकर के यहाँ पर जीतते हैं। और अभी उन सब चुनाव को और इस चुनाव में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? और इस बार आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे, किस प्रतिद्वंदी से आपका मेन टक्कर होगा? आप इतना बड़े, मतलब इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि आपको तो अनुभव होगा ही कि किससे आपको टक्कर होने वाला है इस बार। आप किससे, मतलब आपको डर हो सकता है कि कहीं वोट इधर उधर जा सकता है? ना मुझे किसी से डर है और न कोई मेरा प्रतिद्वंदी है, और न मैं केवल एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ता हूँ। मैं चुनाव लड़ता हूँ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के एक एक आम जनता के प्रेम और मोहब्बत के इशारे पर। और उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने उसके बाद टिकट दे दिया तो मैं उस सिंबल से लड़ रहा हूँ। अब रही बात कि विकास या इतने साल रहे, ये मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ यहाँ के लोग बोलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। आप लोगों का इंटरव्यू लीजिए, उससे पता चल जाएगा। नहीं, लोगों से पूछने के बाद बहुत सारा चीज़ पता चला। जैसे मैगरा में आपके द्वारा आईटीआई का निर्माण करवाना या फिर पुल बनवाना या फिर सड़क निर्माण करवाना, आपके थ्रू बहुत सारा इमामगंज में काम हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता, यहाँ की जनता आपको पूरा समर्थन करती है। लेकिन सर, जो विकास की गति रही है उसमें बहुत धीमी गति से विकास करने का काम किया। आपको पता होना चाहिए कि मैं 5 साल भी पीछे बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं रहा इमामगंज का। यस। लेकिन मैं इमामगंज का रियल जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते रहा और आगे भी करता रहूँगा जनप्रतिनिधि के रूप में काम। और जिस गति से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, 90 के पहले जो यहाँ के हालात थे, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि कहा आपने मुझे कि आप इस इलाके के हैं, तो आप अपने पिताजी से पूछिए कि यहाँ के हालात क्या थे, और उस हालात से निकाल के पटरी पर लाने का काम किया। और आज मुझे गर्व से एक बात कहने में कोई संदेह नहीं कि गया जिला में सबसे विकसित और उन्नत कोई एरिया है विकसित, तो उसका नाम है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र। कि न केवल रोड और पुल पुलिया के, शिक्षा के भी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है, इन सभी क्षेत्रों में हमारा, अब यहाँ के कृषि क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है, किसानों को। तो हर एक क्षेत्र में, ये तो मूलतः किसानों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, मेहनतकश लोगों का इलाका है। उन मेहनतकश लोगों को उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम करना है।
सर, अगर इस बार आप जीत करके आते इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस सेक्टर में होगा? युवाओं को लेकर के होगा कि उन्हें नौकरी कैसे मिले, या फिर जैसे विकास चल रहा है उसी विकास धारा में आगे बढ़ते रहेंगे? मेरा कोई अलग से कुछ नहीं है। जो पार्टी का फैसला, जो पार्टी का रोड मैप है और जो पार्टी का घोषणा पत्र, उसी के साथ है। लेकिन इमामगंज के विकास के लिए हम बिहार पे ना जा कर के इमामगंज पे आते हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को विकास करने में आपका क्या आगे का रोड मैप होगा? क्या कि इमामगंज विधानसभा तो आपके हाथ में, आप यहाँ पे 20 साल शासन किया, आगे 5 साल और करने वाले हैं, तो उसमें आप कैसे विकास कीजिएगा और यहाँ की जनता की आवाज़ को आप कैसे आगे लेकर के जाइएगा? हमको कोई कह गया था कि आप ITI बनाइए, हाँ शुरू कीजिए? किसी ने मांग किया था? नहीं सर, नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने किया। वैसे ही आगे भी जो सूझबूझ में आएगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, उन सभी कामों को करूँगा। आखिरी में आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता के लिए आप 2 शब्द कहें जो जनता के दिल में सीधे जा पहुँचे। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के एक एक नागरिकों को मैं अपनी ओर से, जो उन्होंने प्रेम, मोहब्बत और मेरे में विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं उनके ऊपर आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और इमामगंज की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, समझदार है। सोच समझ करके अगले 28 तारीख को जो होने वाला प्रथम चरण का चुनाव है विधानसभा का, 28 अक्टूबर को, उसमें सोच समझ के बटन दबा करके अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और उसमें शायद मुझे भी प्राथमिकता में रखेगी। सर, एक सवाल आखिरी में था जो हम भूल गए थे, ये पूछना चाहेंगे कि सर, रामविलास पासवान जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ना रहने से LJP में कुछ क्या उससे राजद को फ़ायदा होगा? उनके ना रहने के बाद लोजपा का जो वोटर है वो छटकेंगे? रामविलास पासवान जी पिछले 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। उनके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं और हम लोग सब अंतःकरण से, हृदय से दुखी हैं। जो घटना घटी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। आगे भी आपके विकास कार्यों को हम कवर करते रहेंगे और जनता तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।